हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी। और इनका जो प्रभुत्व था वो तमिल तक था, मतलब दक्कन के क्षेत्रों तक था। इनका जो टाइम पीरियड है वो 324 से 200 संतानवे संतानवे तक है। और ये लगभग 24 साल तक इन्होंने शासन किया था, और 24 वर्ष शासन किया था। और लास्ट जो था, इनका अंत जो था, वो 297 ईसा पूर्व माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने अपने गुरु जो हुए उनके कौटिल्य, उनकी मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अद्भुत शासन काल में मौर्य वंश का विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण के दक्कन इलाके तक, और पूर्व के असम से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान यानी भारत के बाहर तक इनका विस्तार था। यानी मौर्य वंश का उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, मतलब हर जगह मौर्य वंश बहुत अच्छे विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था। मौर्य वंश जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफलता हासिल की। महान पराक्रमी और शक्तिशाली चंद्रगुप्त महान ने सिर्फ अपनी ही बदौलत भारत के अलग अलग स्वतंत्र राज्यों को एक करने में अपनी भूमिका निभाई है, और भारत देश में सभी को एकजुट कर एकता के सूत्र में बांधा। हालांकि राज्यों के एकीकृत करने में सत्यपुत्र, चोल, कलिंग, चेर, पांड्य, तमिल क्षेत्रों को भी शामिल नहीं किया गया था। यानी राज्यों का जब एकीकरण हो रहा था, तो ये सब जो थे, ये जो तमिल के क्षेत्र थे, ये जितने भी हैं ये तमिल के क्षेत्र हैं, इन्हें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इनका जो विस्तार है तो वो अफगानिस्तान तक था। मतलब विस्तार बहुत था, लेकिन तमिल के जो कुछ क्षेत्र थे उन पे इनका अधिकार नहीं था। चंद्रगुप्त ने पहले जो स्वयं को क्या किया था कि पंजाब में स्थापित किया था। फिर पूर्व में जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने मगध क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल किया था। और अगर इनके बारे में पढ़ें, सेल्यूकस के बारे में, तो यूनानी जो विद्वान है उन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच मुलाकात का वो जिक्र करते हैं। और कहते हैं कि वे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष का वर्णन करते हैं। और चंद्रगुप्त ने 301 ईसा पूर्व के आसपास में उसे पराजित किया था। सेल्यूकस अराकोशिया यानी जो दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान का जो क्षेत्र हुआ, कंधार क्षेत्र, वहां के बीच मतलब उन लोग के बीच में युद्ध हुआ था। और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी जो बहुत फेमस है, को मौर्य दरबार में भेजा था राजदूत के रूप में। और वह मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माता भी था। और उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें बिहार भी है, नेपाल भी है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के, और भारत के दक्कन क्षेत्र भी शामिल है। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजा। ठीक है, चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी, यानी मतलब चंद्रगुप्त अभी थे नहीं, उनके संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र की विरासत, मतलब सीधे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने ही संभाला। और उन्होंने मतलब सिकंदर आगे बढ़े नहीं, तो क्या हुआ कि मतलब भारत और ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित उपमहाद्वीप वाले जो क्षेत्र थे, तो सीधे तौर पर चंद्रगुप्त को वो मिल गया। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी इनका नाम है, दत्त नहीं सॉरी, गुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, के साथ एक नया साम्राज्य बनाने, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, और एक बड़ी सेना का निर्माण किया, और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। मतलब उनके शासनकाल तक राज्य का विस्तार होता रहा। सिकंदर के शासनकाल के समय लगभग मतलब सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था, तो लगभग उत्तर भारत में धनानंद थे।
उनके द्वारा शासन चल रहा था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश के उच्छिन्न करने का निश्चय किया, नष्ट करने का उद्देश्य बनाया और अपनी उद्देश्य में वो लोग मतलब विजय भी हुए और चंद्रगुप्त ने एक मतलब नंदवंश को पराजित किया और उसके बाद से मौर्य वंश की स्थापना की। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की मुलाकात के बारे में है कि इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जो मुलाकात है वो दुनिया के मतलब जब उन्होंने सिंहासन हासिल करने की ठानी होगी तब की बात है दुनिया की, क्योंकि दोनों ने मिलकर नंदवंश को हराया था। बुद्धिजीवी, महान अर्थशास्त्री, राजनीतिक विज्ञान में निपुण एक महान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य से हुई थी, जिसके बाद उनका जो जीवन है पूरी तरह बदल गया। तीव्र बुद्धि के चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान थे और निडर थे, साहसी बालक थे। चाणक्य ने उनके गुणों की पहली जो मुलाकात में ही मतलब उनको पहचान लिया था कि वे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, इसलिए वे उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए थे, जहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को और भी निखारा, बहुत उसके लिए पढ़ाना, उसके लिए विद्या देना शुरू कर दिया। उसके बाद से ये एक महान और साहसी योद्धा के सभी सामाजिक और राजनीतिक गुण भी इनमें विकसित की, और क्योंकि एक राजा के लिए राजनीतिक गुण का भी होना बहुत जरूरी है और उन्हें एक बुद्धिमान और साहसी या समझदार शासक उन्हें बनाया। चंद्रगुप्त चाणक्य द्वारा नंद वंश का पतन का संकल्प एवं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त दोनों का उद्देश्य नंद वंश का पतन करने का था, क्योंकि चंद्रगुप्त से नंद वंश के शासक ने उनका हक छीन लिया था और चाणक्य का भी भोग विलास एवं घमंड में चूर, जो कि धनानंद थे, उन्होंने अपमान किया था। ये लास्ट है नंद वंश के जो शासक हुए, लास्ट है, इन्होंने अपमान किया था चाणक्य का और चाणक्य भी अपना बदला लेना चाह रहे थे। दरअसल जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय चाणक्य जो थे वो प्रिंसिपल थे वहां के तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है। तभी तक्षशिला के गंधार और सम्राट आम्बी जो थे ने सिकंदर से समझौता किया था, जिसके बाद क्या हुआ था कि चाणक्य ने भारत की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर को भारत आने से मतलब जब सिकंदर आक्रमण किया फिर उन्होंने अपना इरादा जो बदल दिया था, तो इसके पीछे भी चाणक्य का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने भारत के जितने भी राजा हैं उनसे आग्रह किया कि यहाँ पे सिकंदर का आना ठीक नहीं है। इसके बाद चाणक्य ने सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए जो वो गए थे ना तो मदद मांगा था उन्होंने। तो क्या हुआ था कि अहंकार में चूर धनानंद ने उनकी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया और इसका बदला चाणक्य ने इससे चंद्रगुप्त के साथ मिलके पूरा किया। तो इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना देखी जाती है कि दोनों ने मिलके साम्राज्य का मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी और नंद वंश का जो है वो अंत कर दिया। उसके बाद है चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर चंद्रगुप्त ने मतलब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कैसे की। तो महान दार्शनिक राजनीतिक चाणक्य के मार्गदर्शन और उनकी कुशल नीतियों की वजह से सम्राट जो मौर्य सम्राट थे उन्होंने गंधार में स्थित एक वर्तमान समय जो कि अभी वर्तमान समय अफगानिस्तान में है, इसमें अपनी नीतियों का इस्तेमाल किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे सिकंदर कहा जाता है कि जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े और अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर के से दक्षिण और हैदराबाद तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार मतलब उसी वक्त इतना साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। वहीं करीब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का देहांत हो गया। तो सिकंदर का देहांत हो गया, उस दौरान उसका जो साम्राज्य है छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, जिसमें हर राज्य का एक स्वतंत्र
राज हो गया और सभी में एक अलग अलग शासक हो गया। ठीक है, मतलब जब सिकंदर का डेथ हो गया तो उसके बाद उसका जो साम्राज्य था वो बहुत छोटे छोटे भाग में बट गया। और ये हुआ कि सब जो राज्य बने, स्वतंत्र राज्य बने, उसमें अलग अलग राजा अलग अलग अपना शासक वहां पे बन गए, वहां शासन करना शुरू कर दिया। इसके बाद महापराक्रमी योद्धा जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 316 ईसा पूर्व में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे राज्यों को हराने में उन्हें सफलता मिली और अपने साम्राज्य में उन्होंने मिलाया। अपने साम्राज्य को वर्तमान का जो आज हुआ ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जो फैला हुआ, मतलब अफगानिस्तान के बाद तक में भी चंद्रगुप्त का अच्छा खासा प्रभाव मिलता है। उसके बाद है चंद्रगुप्त का विवाह एवं सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ जो संधि थी उसके बारे में है। सेल्यूकस निकेटर के संधि के बाद उन्होंने अपनी सुंदरी, मतलब सेल्यूकस निकेटर से जो संधि हुई थी उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी है वो चंद्रगुप्त के साथ कर दी थी। वहीं इसके बदले महान चंद्रगुप्त ने क्या किया था, निकेटर को क्या दिया था, हाँ ये भी पूछा जाता है। उन्हें संधि के बाद 500 हाथी की एक विशाल सेना दी गई थी जिसका जो इस्तेमाल है वो 301 ईसा पूर्व की लड़ाई में जीतने में सेल्यूकस निकेटर ने किया था। इस तरह सम्राट मौर्य ने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग टुकड़ों में बटे सभी गणराज्यों को एक किया और उत्तर और पश्चिमी राज्यों पर अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि वे कलिंगा, यानी जो वर्तमान का, कलिंग जो है वो वर्तमान में उड़ीसा में ही है, और तमिल साम्राज्य पर अपना शासन करने में नाकामयाब साबित हुए। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और इतिहास के सबसे जो शक्तिशाली और महान योद्धा हुए अशोक ने बाद में कलिंग और तमिल को भी अपने राज्य में मिलाया। मतलब अगर चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड देखें तो उस वक्त कलिंग और तमिल का कुछ जो क्षेत्र था उसे नहीं मिला पाया था, लेकिन अशोक ने कलिंग को जीता था। ठीक है, कलिंग पे विजय हासिल की थी। तो अशोक के टाइम में तो और भी ज्यादा विस्तार हुआ। हाँ, डिक्रीज कब से शुरू हो गया, तो अशोक के डेथ के बाद से मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया कि अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और शांति प्रिय हो गए थे और युद्ध वुद्ध नहीं कर रहे थे। उनका जो उत्तराधिकारी भी जो थे वो सब भी उतना ज्यादा साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। तो मतलब अगर देखा जाए तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अशोक तक ही इसका विस्तार हुआ है। सॉरी, आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान 50 साल के हुए तब वे जैन धर्म के। हाँ, एक चीज है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म से प्रभावित थे और उन्होंने समाधि ली थी और जैन संत जो भद्रबाहु है उन्हें ही अपना गुरु बना लिया था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त ने भी वैसे ही, मतलब युद्ध के बाद उन्होंने भी शांति प्रिय बन गए वो उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और वे चले गए। उसके बाद से अशोक में बौद्ध धर्म भी अपनाने की प्रवृत्ति आई। कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद। इसके बाद करीब 298 ईसा पूर्व में वे अपने पुत्र जो उनके बिंदुसार हुए को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी दी उन्होंने और कर्नाटक की गुफाओं में वे चले गए जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की थी, जिसकी मतलब भूख की वजह से या समाधि कह लीजिए, समाधि की वजह, उन्होंने समाधि एक तरह से ले ली थी, इस वजह से उनके प्राण चले गए थे। महान शासक चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र थे बिंदुसार ने अपने विवेक एवं पूर्ण कुशलता के साथ मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। और उसके बाद क्या हुआ कि वही बिंदुसार के समय में, मतलब हाँ, बिंदुसार के समय में भी चाणक्य जो थे वो प्रधानमंत्री थे, यानी 2 राजाओं के टाइम में चाणक्य रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। और सॉरी, बहुत ज़्यादा आज डिस्टर्बिंग हुआ है वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। सो थैंक यू।